हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रो पर। मैं आपका दोस्त एसके आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रीट मेंस और अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर हमारे मन में कि हम इसको कैसे पढ़ें, कैसे हम इसको याद रखें, क्योंकि एक साथ कुछ योजनाएं या कुछ प्रोजेक्ट जो है वो एक साथ स्टार्ट होते हैं। तो आज हम उनको एक साथ देखेंगे। पहले हम उसकी थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद जितने उस थ्योरी से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे MCQ के रूप में, जिससे कि आपको उसकी थ्योरी प्लस उसी टाइम कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन सब को हम एक साथ कवर कर लेंगे, जिससे आप उनको कभी भूलोगे नहीं। तो अब हम देर नहीं करते हुए आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या रहेगा, इस पर हम बात करते हैं। तो बात करेंगे कि शिक्षण अधिगम के नवाचार, इस टॉपिक को आज हम लेते हैं और इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि इस टॉपिक के संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हम इसकी वन लाइनर के रूप में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको ही लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं पहला कि जो नवाचार है, तो नवाचार है इसका शिक्षण जो है, शिक्षण के अधिगम में नवाचार। तो नवाचार का अर्थ क्या होता है, तो इस पर बात करते हैं। जो नवाचार है इसका अर्थ है नवीनता लाना या फिर परिवर्तन लाना, यानी नवाचार यानी नव का मतलब नया यानी आचार यानी परिवर्तन करना। बात करते हैं ये किस भाषा के शब्द से बना, तो अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना। ये किस अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से, तो इनोवेशन शब्द अंग्रेजी के कौन से शब्द, तो इनोवेट शब्द से बना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि ये कौन सी भाषा का जो नवाचार है ये कौन सी भाषा का शब्द है। बाद में चलते हैं हम आगे कि शिक्षा में नवाचार का फिर अर्थ क्या है, कि शिक्षण में अधिगम में नवाचार है तो शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन विधियों का प्रयोग करना, यानी नई नई विधियाँ, जैसे पहले जो परंपरागत विधियाँ थी हम जानते हैं कौन सी, कि लेक्चर देना, व्याख्यान विधि ये थी, आज उनके स्थान पर करके सीखने, इसके अलावा करके सीखने, अनुभव से सीखने, यानी इन सब पर अनुप्रयोग से आदि पर क्या आज की विधियाँ स्टार्ट हो चुकी है। बात करेंगे नई की बात करेंगे। इसके अलावा डिजिटल रूप में सीखना, तो आज के समय में नए नए जो है वो प्रयोग होने लगे हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि नवाचार का उद्देश्य शिक्षण को प्रभावशाली, रोचक और उपयोगी बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट कि नवाचार की फिर विशेषता क्या है, ये तो हो गया उद्देश्य क्या है भाई, शिक्षण को क्या बनाना, प्रभावी बनाना, रोचक बनाना और उपयोगी बनाना है। नवाचार की विशेषता क्या है, तो नवाचार की विशेषता है यह व्यवहारिक और अनुभव प्रयोग पर क्या है भाई आधारित है। इनकी विशेषता क्या है, किस पर आधारित है, तो अनुभव और किस पर, प्रयोग पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना, कि जो नवाचार शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी को क्या करता है भाई, बढ़ाता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षार्थी है उसकी क्या है, सक्रिय भागीदारी, यानी वो निष्क्रिय न होकर के क्या होता है भाई, सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। नवीन शिक्षण तकनीकें छात्रों के सर्वांगीण विकास में किस में सहायक है भाई, छात्रों के सर्वांगीण विकास में क्या है भाई, सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके जो क्षेत्र हैं, एक तो गणित है, विज्ञान है, पर्यावरण शिक्षा है, भाषा शिक्षण है, जनसंख्या है, आदि जो क्षेत्र हैं वो किसके हैं भाई, शैक्षिक जो नवाचार है उसके क्षेत्र हैं। यानी इसके क्षेत्र पूछे जाते हैं भाई, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्षेत्र इसके पूछे गए हैं। बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या, जीवन कौशल, सभी नवाचार के क्या हैं, उदाहरण हैं। यानी नवाचार के अगर हमें उदाहरण पूछे तो पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या, जीवन कौशल आदि में क्या है भी, शिक्षण क्या है भी, इसके नवाचार के उदाहरण हैं। बात करेंगे 21वीं सदी की जो शिक्षा है वो किस पर आधारित है, तो नवाचार आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। बात करेंगे नवाचार
नवाचार से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या होता है भाई, सुधार होता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना, कि नवाचार का मूल तत्व कौन सा है, यानी नवाचार का मूल तत्व कौन सा है, तो रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता। यानी आप देखते हैं कि व्यक्ति में क्या नवाचार का मतलब ही है कि क्रिएटिविटी आनी चाहिए, और प्रॉब्लम जो सोल्व है वो किस प्रकार से कर रहा है, कौन किस, यानी नए नए तरीके खोजना ही क्या है, नवाचार है। बात करते हैं नवाचार शिक्षण में विद्यार्थियों की सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। यानी नवाचार जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं उससे व्यक्ति के दिमाग में क्या है भाई, कि उसका दिमाग बढ़ेगा तो उसके सोचने समझने की जो तर्क वितर्क करने की जो शक्ति है उसका विकास होगा तो यानी कोई भी समस्या है उसका समाधान जल्दी निकलेगा। यानी नवाचार शिक्षण में क्या है भाई, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। इसके अलावा नवाचार जो है वो नवाचार कार्य छात्रों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। यानी बच्चों की क्या आवश्यकता है, किस आवश्यकता यानी कि किस स्तर तक वो कर सकता है, तो उसी के अनुसार ही क्या किए जाते हैं, नवाचार कार्य किए जाते हैं। शिक्षक नवाचार का अगर प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे तो शिक्षक नवाचार के मुख्य प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, तो शिक्षण को क्या बनाना, सरल बनाना, सार्थक बनाना और रुचिकर बनाना ही क्या है भाई, नवाचार का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षक नवाचार अपनाने से विद्यार्थियों में क्या बढ़ता है भाई, आत्मविश्वास बढ़ता है, सृजनशीलता बढ़ती है। आत्मविश्वास और सृजनशीलता क्यों बढ़ती है नवाचार अपनाने से, शिक्षक जो नवाचार अपनाते हैं तो विद्यार्थियों में क्यों बढ़ती है, क्योंकि विद्यार्थियों को नए नए क्या मिलते हैं भाई, नए नए तरीके सीखने को मिलते हैं, जिससे उनके अंदर क्या बढ़ी भाई, आत्मविश्वास बढ़ी, सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी बढ़ी उसके अंदर, कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, किसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, यानी उसके सोचने समझने की क्या बढ़ी भाई, क्षमता बढ़ी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, कि शिक्षण नवाचार में छात्रों के जीवन कौशल का विकास किया जाता है। यानी छात्रों के जो जीवन कौशल है उसके अंदर शिक्षण जो नवाचार है में जीवन कौशल का विकास किया जाता है। आगे है अगला पॉइंट, नवाचार शिक्षण में पारंपरिक शिक्षण जो विधियां हैं उनका क्या किया जाता है भाई, पुनर्गठन किया जाता है। यानी पारंपरिक जो कि पहले से जो चली आ रही जो विधियां हैं उनका पुनर्गठन करके एक उनमें नवाचार उत्पन्न किया जाता है। यही क्या है भाई, नवाचार है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कि नवाचार शिक्षण अधिगम को व्यवहारिक और क्या बनाता है, प्रयोगात्मक बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि नवाचार का अंतिम जो लक्ष्य है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को क्या करना भाई, सुनिश्चित करना है। यानी सर्वांगीण विकास को क्या करना है भाई, सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपने MCQ, यानी जो भी हमने पढ़ा उनका वन लाइनर जो है MCQ के रूप में, कि आपको अभी हाथों हाथ क्या हो जाए भाई, इसी टाइम याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। यानी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो उनको अब हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन अपना नवाचार जो शब्द है, नवाचार शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई, अनुकरण करना, परिवर्तन या नवीनता लाना, पुनरावृत्ति करना या परंपरा अपनाना। कौन सा है भाई, तो इसका हमने अभी देखा कि नवाचार का अर्थ ही परिवर्तन या फिर नवीनता लाना है। यानी ऑप्शन अपना कौन सा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इनोवेशन शब्द किस भाषा से लिया गया, तो अभी यह किससे लिया गया, संस्कृत से, फ्रेंच से, अंग्रेजी से या फिर जर्मन से। अभी हमने देखा कि किस भाषा का शब्द है ये, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, कि शिक्षण में नवाचार का अर्थ क्या है। शिक्षण में नवाचार का अर्थ, शिक्षण में नकल करना, शिक्षण में परिवर्तन लाना, शिक्षण को कठिन बनाना, परंपरागत पद्धति अपनाना। तो कौन सा है भाई, तो शिक्षण में परिवर्तन लाना ही क्या है भाई, शिक्षा में नवाचार का अर्थ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा को बोझिल बनाना, शिक्षा को प्रभावशाली बनाना, शिक्षा को सीमित करना, शिक्षा को क्या बनाना, शिक्षा को समाप्त करना। तो क्या है भाई, इसका आंसर क्या होगा भाई, तो शिक्षा को प्रभावशाली बनाना क्या है भाई, शिक्षा नवाचार का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा, कि शिक्षण नवाचार आधारित है।
अनुशासन पर, प्रयोग एवं अनुभव पर, अनुकरण पर, अनुशासनहीनता पर। तो किस पर है भाई? तो ये है प्रयोग और अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित है शिक्षण नवाचार? तो प्रयोग और अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नवाचार शिक्षण में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? शिक्षक की, विद्यार्थी की, विद्यालय की या फिर निरीक्षक की? तो किसकी भूमिका भाई महत्वपूर्ण होती है नवाचार शिक्षण में? तो जो विद्यार्थी होता है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है कि नवीन शिक्षण तकनीकें सहायक होती हैं स्मरण शक्ति घटाने में, सर्वांगीण विकास में, परीक्षा में नकल में, शिक्षक को निष्क्रिय करने में। तो किस में होती है भी? सर्वांगीण विकास में क्या होती है भी? सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। तो शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र हैं केवल गणित, केवल भाषा, केवल गणित, विज्ञान, भाषा और पर्यावरण, केवल विज्ञान। तो इसका उत्तर कौन सा होगा भाई? गणित, विज्ञान, भाषा, पर्यावरण और एक कौन सा है? एक है जनसंख्या। एक कौन सा है भाई? एक है जनसंख्या। जनसंख्या शिक्षा जो है वो भी किसका क्षेत्र है? वो भी शैक्षिक नवाचार का क्षेत्र है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा कौन सा है? तो पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा क्या है? तो परंपरागत विषय है, नवाचार के उदाहरण हैं, नैतिक शिक्षा के भाग हैं, इनमें कोई संबंध नहीं है। तो भाई क्या है? नवाचार के उदाहरण है। क्या है भाई? नवाचार के उदाहरण हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21वीं सदी की शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? अनुशासन, परंपरा, नवाचार या नियंत्रण? तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? नवाचार। क्या होगा भाई? नवाचार, यानी अपना सी इज राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि नवाचार से शिक्षा में क्या सुधार होता है? यानी नवाचार से शिक्षा में क्या सुधार होता है? गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है या भय का माहौल बनता है या दंड? बात करेंगे कि नवाचार के शिक्षा में सुधार से क्या होता है भाई? तो इसके अंदर क्या होता है? गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता वाला, यानी ऑप्शन है अपना ए ऑप्शन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवाचार का मूल तत्व कौन सा है? अनुकरण है, रचनात्मक एवं समस्या समाधान है, समरण है या फिर अनुशासन है? कौन सा है भाई? तो नवाचार का मूल तत्व है रचनात्मक और समस्या समाधान करना, नवाचार का मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नवाचार शिक्षण से क्या विकसित होता है? रटना, सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त कम होना या समय की बर्बादी? क्या होती है भाई? तो सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्या होती है? विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि शिक्षक नवाचार अपनाने से विद्यार्थियों में क्या बढ़ता है? भय, आत्मविश्वास, आलस्य या भ्रम? तो क्या बढ़ता है भाई? आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार आए हुए हैं रीड मेंस में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नवाचार शिक्षण में क्या किया जाता है? नवाचार शिक्षण में क्या किया जाता है भाई? तो क्वेश्चन एंड इसके ऑप्शन हैं पुराने तरीकों की पुनरावृत्ति, पारंपरिक विधियों का पुनर्गठन, नई विधियों को रोकना या विद्यार्थियों को निष्क्रिय रखना। तो कौन सा है भाई? तो पारंपरिक जो विधियां हैं उनका क्या करना? पुनर्गठन करना। इसका आंसर कौन सा होगा? बी आंसर राइट आंसर होगा। बात करते हैं नवाचार शिक्षण अधिगम को बनाता है, कैसा बनाता है? उबाऊ या व्यवहारिक या प्रयोगात्मक, कठिन और अनुशासित? तो कौन सा बनाता है भाई? व्यवहारिक और प्रयोगात्मक बनाता है। कौन सा बनाता है? व्यवहारिक और प्रयोगात्मक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नवाचार शिक्षण का अंतिम लक्ष्य कौन सा है? परीक्षा पास करवाना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ाना? तो कौन सा है भी?
तो नवाचार शिक्षण का जो अंतिम लक्ष्य है वो है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नवाचार शिक्षण में शिक्षक की कैसी भूमिका है? नियंत्रण की, मार्गदर्शक की, निरीक्षक की या श्रोता की? कैसी है भी? तो इसमें जो भूमिका है शिक्षक की वो है एक मार्गदर्शक के रूप में है। किसके रूप में है? मार्गदर्शक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि शिक्षण नवाचार का उदाहरण है। केवल लेक्चर देना, समूह चर्चा, रटना या मौखिक परीक्षा? तो इसमें कौन सा है भी? जो शिक्षण नवाचार का जो उदाहरण है वो कौन सा होगा? इनमें से समूह चर्चा जो है वो अपना राइट आंसर होगा। नवाचार के लिए क्या आवश्यक है? संसाधनों की उपलब्धता, दंड या रटत शिक्षा या परंपरा? क्या आवश्यक है भाई? तो संसाधनों की जो उपलब्धता है वो नवाचार के लिए क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नवाचार से शिक्षा होती है निष्क्रिय, जीवंत व उपयोगी, उबाऊ या सीमित? कौन सी होती है भाई? तो नवाचार से जो शिक्षा होती है वो जीवंत यानी सक्रिय होती है और उपयोगी होती है, यानी अपना कौन सा? बी अपना राइट आंसर होगा। बात करते हैं शैक्षिक नवाचार में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक पढ़ना, नई विधियां अपनाना, परीक्षा में प्रश्न देना, अनुशासन बनाए रखना? तो जो शैक्षिक नवाचार में शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? तो नई विधियां अपनानी चाहिए, यानी अपना बी अपना राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नवाचार शिक्षण विधियां हैं। समय की बर्बादी बढ़ाती है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाती है, विद्यार्थियों को भ्रमित करती है, अनुशासन घटाती है? तो इसका कौन सा आंसर होगा? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाती है। क्या है भाई? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम में नवाचार अपनाने से विद्यार्थियों की रुचि घटती है, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है। निष्क्रिय शिक्षक निष्क्रिय होते हैं, शिक्षा कठिन होती है। तो इसके अंदर कौन सा अपना राइट आंसर होगा? तो विद्यार्थियों की क्या है भाई? रुचि बढ़ती है, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नवाचार शिक्षा का मूल मंत्र कौन सा है? परिवर्तन और सृजन है, अनुशासन और व्यय है, परंपरा और समरण है, नकल और रटना है? तो नवाचार शिक्षा का मूल मंत्र कौन सा है भी? तो नवाचार शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो है परिवर्तन और जो सृजन है वो इसका मूल मंत्र है। अब आपने देखा कि इस टॉपिक पर पहले हमने जो नवाचार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो वन लाइनर के रूप में हमने देख लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और फिर हमने जितने भी इस पर क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने क्वेश्चन लिए। इस प्रकार से कोई भी आपको इतने क्वेश्चन एक टॉपिक पर नहीं करा सकता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हम और क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्या है? तो इसके अंदर अगर जो है शैक्षिक नवाचार में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला हम पढ़ेंगे SIQE यानी स्टेट इनोवेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्या पढ़ेंगे? स्टेट क्वालिटी एजुकेशन। इसके अंदर हम और क्या पढ़ेंगे? दीक्षा राइज को पढ़ेंगे, इसके अलावा स्माइल को पढ़ेंगे, इसके अलावा ई कक्षा प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे, शिक्षा दर्शन को पढ़ेंगे, शिक्षा वाणी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा में बढ़ते कदम के बारे में पढ़ेंगे, इस कार्यक्रम के बारे में, नो बैग डे, इसके अलावा टीचर सपोर्ट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या हैं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, अब हम एक एक को देखते हैं। बात करते हैं, पहला जो है वो है SIQE यानी इसका पूरा नाम क्या है भी? स्टेट इनोवेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो अर्थ है वो क्या है? राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल। क्या है भी? राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल, यानी इसका पूरा नाम स्टेट इनोवेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। बात करते हैं, वाक्य या नारा क्या है? ये सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। इसका नारा क्या है भाई?
नारा क्या है, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक क्या हैं, पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इस पर क्या है कि इसी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं। किसको आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण क्या हुई भाई, सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। किसके अंतर्गत, आरटीआई 2009 के अंदर। इसके अंदर एनसीपी जो 2005 आया, यानी नेशनल करिकुलम जो फॉर्म 2005 आया, उसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रणाली लागू करने का क्या दिया गया, सुझाव है। आरटीआई एक्ट की धारा जो 24 है वो शिक्षक के दायित्व की चर्चा करते हुए यानी गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कौन सा गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आरटीआई एक्ट 2009 की जो धारा 29 है, सदस्यों के व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया की क्या कही गई, बात कही गई। CCE यानी सतत मूल्यांकन की शुरुआत कब हुई, तो 2010 में की गई। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटों पर चलते हैं कि इसके और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। तो इसके अन्य और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इस SIQ जो कार्यक्रम है का प्रारंभ कब हुआ भाई, राजस्थान के अंदर 2015-16 के अंतर्गत हुआ। और 2015-16 के अंतर्गत हुआ कितने जिलों में, राज्य के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। 2 जिले कौन कौन से, एक तो है जयपुर के तो कितने स्कूल, जयपुर के तो थे 20 स्कूल। और एक कौन सा जिला, एक था अलवर। एक कौन सा था, अलवर के कितने स्कूल, 40 स्कूल। कितने भाई, 40 स्कूल। अलवर के 40 स्कूल, यानी टोटल 60 स्कूलों में ये प्रोजेक्ट पायलट के रूप में क्या किया गया, शुरू किया गया। इसके अलावा यह कार्यक्रम के 1 से जो 5 तक के विद्यालयों में लागू किया गया। इसके अलावा बात करेंगे अब इसमें क्या कौन सा एक FLN कार्यक्रम यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को भी क्या कर दिया गया, साथ जोड़ दिया गया। SIQ का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा की गुणवत्ता व अधिगम परिणामों यानी लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम में क्या करना, सुधार करना है। ये लर्निंग आउटकम जो है ये यानी सीखने के प्रतिफल क्या है, सीखने के सॉरी दोस्तों बीच में डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे थे कि SIQ का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता व अधिगम परिणामों यानी लर्निंग आउटकम यानी सीखने के प्रतिफल में क्या करना है, सुधार करना है। और जो ये लर्निंग आउटकम्स जो है ये किसका, CC जो E है, जो CC जो E है इसका क्या है भाई, परिवर्तित रूप है। किसका, CCE का। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके अंदर और क्या महत्वपूर्ण है। तो SIQ का अब हम बात करते हैं कि SIQ का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है। SIQ का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो SIQ का जो संचालन है वो किया जाता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद किसके द्वारा, जयपुर के द्वारा। यानी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कहाँ है, जयपुर, उसके द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे इस परियोजना संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा संचालन किया जाता है। और जो शैक्षणिक कार्य है वो किसके द्वारा, RSCERT के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे कि तकनीकी सहयोग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यूनिसेफ व बौद्ध शिक्षा जो समिति है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट और कौन से हैं उन पर बात करते हैं। तो उन पर बात करेंगे तो SIQ का उद्देश्य क्या है, यानी SIQ लाने के पीछे उद्देश्य क्या है हमारा, स्टार्ट करने के पीछे 2015-16 के अंदर। तो बात करेंगे परीक्षा आधारित शिक्षण को कम कर अभिनव बाल केंद्रीय शिक्षण को प्रोत्साहन देना, यानी CCP। किसको, CCP को बढ़ावा देना, यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को बढ़ावा देना। प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति को ध्यान में रखते हुए सीखने की प्रक्रिया क्या है, सुधारना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, शिक्षण में गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं विद्यार्थियों का नामांकन व
उपस्थिति बढ़ाना इसका क्या है भाई, उद्देश्य है। इसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE की प्रभावी क्रियान्वित सुनिश्चित करना किसका कार्य है, SIQE का उद्देश्य है। बच्चों की सृजनात्मकता, मौलिक चिंतन का विकास करना। इसके अलावा संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व के जो सभी पक्ष हैं उनका क्या करना, मूल्यांकन करना SIQ का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो SIQ है, उसमें शिक्षक के क्या दायित्व हैं उस पर बात करते हैं कि इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, उस पर बात करें तो नंबर 1, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। क्या है, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा CCP यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के अनुसार शिक्षण कार्य करवाना है, यानी बालक को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षण करवाना है भाई। बात करेंगे आधार रेखा मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन करना। आधार रेखा मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन करना SIQ का उद्देश्य है, यानी साल में 2 बार तो क्या होता है, 2 बार तो होता है रचनात्मक मूल्यांकन यानी FA। 2 बार रचनात्मक मूल्यांकन होता है, प्लस 1 बार जो होता है वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट पर बात करते हैं प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना किसका, शिक्षक का दायित्व है SIQ में। बात करते हैं स्व मूल्यांकन व समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाना। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो SIQ का जो क्रियान्वयन ढांचा है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम देखें तो ये 2 स्तर पर होती हैं। कितने स्तर पर भाई, ये 2 स्तर पर होता है। कितने स्तर पर, 2 स्तर पर होता है ये। एक तो होता है राज्य स्तर, एक होता है राज्य स्तर और एक होता है जिला स्तर। एक होता है राज्य स्तर और एक होता है जिला स्तर। अब बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो है वो संस्थाएं हैं और ये कितने भागों में बांटा गया है इसको। तो इसको बात करें, पहले देखते हैं हम राज्य स्तर के बारे में। किसके बारे में, राज्य स्तर के बारे में। इस राज्य स्तर के बारे में देखें तो इस राज्य स्तर को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला जो है वो है परियोजना संचालन समिति। कौन सा है भाई, परियोजना संचालन समिति। दूसरा कौन सा है, दूसरा है इसका वो है राज्य शैक्षिक समूह है SAG यानी स्टेट एकेडमिक ग्रुप। ये कौन सा है, दूसरा। और जो तीसरा है वो कौन सा है भाई, राज्य कार्यकारी समूह है। राज्य के अंतर्गत ये 3 हैं। पहला हमने देखा परियोजना समूह है। पहला हमने कौन सा देखा, परियोजना समूह है। इस परियोजना समूह की बात करेंगे तो ये इसको कहा जाता है एपेक्स बॉडी। SIQ की क्या है, एपेक्स बॉडी है, शीर्ष नीति निर्माता है ये, नीति निर्माता संस्था है ये। इसके अलावा इसकी बैठक की बात करेंगे, बैठक 3 माह में एक बार। इसके अलावा सदस्य की बात करेंगे, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसके अंदर टोटल सदस्य होते हैं 7 + 1 यानी 1 इसमें अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट 2 नंबर हमने देखा कौन सा, हमने देखा राज्य कार्यकारी समूह है। राज्य कार्यकारी समूह है, इसमें हमने जो देखा
वो क्या देखा भाई कि इसकी बैठक और सदस्य देख लेते हैं। बैठक इसकी 2 माह में एक बार। इसके अलावा इसमें सदस्य देखें, सदस्य इसमें होते हैं 4+1। इसके अलावा बात करेंगे कि इसका जो कार्य क्या है, तो इसका कार्य है तकनीकी सहयोग करना। तकनीकी व कुछ और सहयोग है वो राज्य स्तरीय संस्थाओं को सहयोग करना। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि जो 3 नंबर है अपना वो है राज्य शैक्षिक समूह यानी SAG यानी स्टेट एकेडमिक ग्रुप। और इसकी बात करेंगे, इसकी भी बैठक कितनी होती है भाई, इसकी भी बैठक जो होती है वो होती है 2 माह में एक बार। इसके अलावा बात करेंगे कि इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं, तो 4+1 सदस्य इसमें होते हैं। सॉरी, उसमें मैंने आपको गलत बता दिया था कि उसमें जो सदस्य हैं उनमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। इसमें जो सदस्य वाली बात है उसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करा देता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ी गलत है। जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 7+1। और ये अपनी जो रिपोर्ट है वो PCSC को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट किसको सौंप देगी, PSC को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। बात करते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं कि SIQ से संबंधित और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। SIQ से संबंधित अगर महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो SIQ के आधार स्तंभ किससे मिलकर के बना, SIQ CCP ABL यानी हमने देखा कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसके अलावा CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी इसको कब जोड़ा गया, इसको अब NEP 2020 के तहत, NEP जो 2020 है उसके तहत इसको जोड़ा गया। बात करते हैं, पहला पॉइंट है CCP क्या है, तो बच्चों की रुचि क्षमता अनुभव के अनुसार शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, यह शिक्षण मनोविज्ञान क्या है, सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षक मार्गदर्शक सहायक एवं सहयोगी की भूमिका इसमें निभाता है। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका क्या रहती है, सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इससे संबंधित और क्या पॉइंट है, तो ABL क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित लर्निंग यानी बच्चों को करके सीखने या लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है। यह प्रक्रिया नवीन अनुभव और उदाहरणों पर क्या है भाई, आधारित है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए स्वाभाविक और रोचक शिक्षण का वातावरण बनाया जाता है। इसके अंदर एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है लहर। क्या नाम है भाई, लहर। और जो लहर है यानी इसका पूरा नाम लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। यह कार्यक्रम कक्षा 1, 2, 3 और 5 किसके लिए लागू है, तो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि यह कार्यक्रम कक्षा 1, 2, 3 और 4 नहीं है इसमें, लेकिन 5 है, यानी 1, 2, 3 और 5 में क्या है, लागू है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यह भारत सरकार की नई जो शिक्षा नीति आई, कौन सी, 2020, इसके अंतर्गत शुरू की गई। पहले उद्देश्य इसका क्या है, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में पढ़ना लिखना और गिनना सिखाना है। इसका लक्ष्य रखा गया भाई कि 2025 तक कक्षा 3 तक जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करना, उनको क्या सिखाना है, उनको गिनना यानी अंकगणित और साक्षर यानी कुछ लिखने पढ़ने के योग्य है, यानी 2020 के इसका लक्ष्य रखा गया 2025 किसका, FLN का
2025 कक्षा 3 तक जो है वो इसका क्या कर रखा गया है कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो FLN है उनको जो बुनियादी जो गिनना और लिखना और साक्षर करना है वो इसका क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। बात करेंगे राजस्थान में इसे ABL के साथ जोड़ा गया, यानी इसको किसके साथ जोड़ा गया है, ABL के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी CC का अर्थ क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उद्देश्य विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति का मूल्यांकन करना। क्या है भी, निरंतर प्रगति का क्या करना, मूल्यांकन करना। इसमें 2 प्रकार के मूल्यांकन हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको 2 प्रकार के मूल्यांकन, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक है सुमेटिव असेसमेंट। ये तो किया जाता है अंत में, सत्र के अंत में किया जाता है, और ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यानी बीच में किया जाता है। ये किया जाता है, इसको कहते हैं रचनात्मक, क्या कहते हैं, रचनात्मक, और इसको कहते हैं योगात्मक। ये तो होता है साल में 1 बार, और रचनात्मक होता है 2 बार। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट अपना है ग्रेड प्रणाली, यानी SIQ के अंतर्गत ग्रेड प्रणाली। और इसमें जो ग्रेड है कि ग्रेड 1 जो है, ग्रेड 1 इसलिए दी जाती है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता, यानी जिस बच्चे में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है यानी बिना किसी सहायता के, तो उसको दी जाती है ग्रेड A। अगर कोई बच्चा मार्गदर्शन से कोई कार्य करने की उसमें क्षमता है, यानी उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, यानी बार बार उसको सिखा रहे हैं, थोड़ा मार्गदर्शन कर दिया कि आप ऐसे कर लीजिए, तो वो बच्चा कार्य कर सकता है मार्गदर्शन से, तो उसको दी जाती है B ग्रेड। और जो C ग्रेड है उनको बार बार सहायता की आवश्यकता पड़ती है कार्य करने, तो ये उसको दी जाती है कौन सी भाई, C ग्रेड दी जाती है। ये किसके अंतर्गत है, यानी ABC ग्रेड प्रणाली किसके अंदर, SIQ के अंतर्गत आई। इसके जो सतत एवं जो सतत मूल्यांकन है, इसके लाभ क्या हैं, तो इसके लाभ जो हैं वो हैं विद्यार्थियों की प्रगति निरंतर ज्ञात होती है इससे मूल्यांकन करने से, यानी बच्चा कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक पहुँचा है अब तक, उसका सत्र कैसा है, तो इसमें क्या मिलती है भाई, सहायता मिलती है। सीखने की घटनाओं का समय पर क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, यानी कहाँ पर इसको समस्या आ रही है, उन समस्या को समय पर रहते हुए क्या किया जाता है भाई, उनका समाधान किया जाता है। शिक्षक की शिक्षण रणनीति में सुधार संभव है, यानी शिक्षक को कहाँ पर, यानी शिक्षक की जो शिक्षण है उसमें कहाँ कमी रह गई, तो उसमें भी उनको सुधार करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि SIQ जो मूल्यांकन प्रणाली है, इसके अंतर्गत जैसे FA1 SA1 यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुमेटिव असेसमेंट यानी 2 और SA2 यानी कुल कितने चरणों में होता है, 4 चरणों में होता है। बात करेंगे इसके अलावा कि जैसे पहला सत्र चला, उसके अंतर्गत क्या किया गया भाई, उसके अंतर्गत जो 40% पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत क्या किया गया कि 40% जो पाठ्यक्रम है उसको लिया गया, यानी सत्र प्रारंभ हुआ, और ये कहाँ तक, ये है कहाँ तक भाई, सितंबर तक। कहाँ तक किया गया, सितंबर तक किया गया। इसके अलावा बात करते हैं कि फिर सितंबर से लेकर के आगे जनवरी तक चले, तो जनवरी तक चले तो इसके अंतर्गत कितना लिया गया, तो इसमें 45% लिया गया। इसके अलावा बात करें अंत कितना लिया गया लास्ट में, तो 15% लिया गया। कितना लिया गया, 15% लिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट पर, बात करते हैं भाई इसके अंदर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि ये शायद यहाँ पर जो है वो पहले 45% का आना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि पहले जो सत्र होता है उसके अंतर्गत क्या है भाई, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में एरर है, यहाँ पर होगा 45%, और जो यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा 40%, और यहाँ पर तो 15 सही है। ये भाई नेक्स्ट पर बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जो SIQ से जो संबंधित क्वेश्चन हैं वो हमारे अगले नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी, और लंबी क्लास को देखना थोड़ा सा हम मानते हैं कि एक बार बच्चे के लिए कि इतना पढ़ेगा उसके बाद में क्वेश्चन देखेगा तो
उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो इतनी थ्योरी देख करके फिर आगे क्वेश्चन करना थोड़ी लंबी चली जाएगी क्लास। इसलिए हम अगले पार्ट में SIQ से जो संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम एक ही क्लास में लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको इस क्लास से थ्योरी और उस क्लास से क्या क्वेश्चन मिल जाएं, जिससे आपकी मजबूत तैयारी हो और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके अंतर्गत आपका प्रदर्शन बेहतर हो। हमारा लक्ष्य है आपको बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराना, जिसमें हमें भी थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 किताबों को देखना पड़ता है, उनको मिलाना पड़ता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि आपके लिए एक एक जो नंबर है वो क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।